बीए पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर एंसिलरी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों, मैं पिछले 2 दिन से इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो सेकेंड सेमेस्टर के कोर्सेज है उस पर अपने व्याख्यान दे रहा हूँ। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सेकेंड सेमेस्टर का, वह है भारतीय सभ्यता, समाज तथा अर्थव्यवस्था का इतिहास। इस पर मेरी जो बात है आगे चल रही है। कल मैंने एक वीडियो आपको इस पर डाला था, आज मैं उसी के आगे अपनी बात रख रहा हूँ। दीनदयाल जी मानते हैं कि मनुष्य के उत्पादन स्वातंत्र पर सबसे बड़ा हमला पूंजीवादी औद्योगिकरण ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय औद्योगिकरण का इस प्रकार से नियमन चाहते हैं कि जिससे वह स्वतंत्र लघु एवं कुटीर उद्योगों को समाप्त न कर सके। आज जब हम सर्वांगीण विकास का विचार करते हैं तो संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करके चलते हैं। यह संरक्षण देश के उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धी से तथा देश के छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से देना होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यह महसूस करते हैं कि पश्चिमी औद्योगिकरण की नकल ने भारत के पारस्परिक उत्पादन को पीछे ढकेला है तथा बिचौलियों को आगे बढ़ाया है। हमने पश्चिम की तकनीकी प्रक्रिया का आंख बंद करके अनुसरण किया है। हमारे उद्योग का स्वाभाविक विकास नहीं हो पा रहा है। वे हमारी अर्थव्यवस्था के अभिन्न व अन्योन्याश्रित अंग नहीं है पश्चिम का, किंतु पश्चिम की अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर लादी गई है। विदेशियों के अनुकरणशील सहयोगी अथवा अभिकर्ता कतिपय देसी व्यापारियों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि भारत के उद्योगपतियों में सबके सब व्यापारी आढ़तियों तथा सटेरियों में से आए हैं। दीनदयाल जी कह रहे हैं उद्योगों एवं शिल्प पे लगे कारीगरों का विकास भारत में नहीं हो पाया है। देश के आम शिल्पी व कारीगर की अपेक्षा करने वाला औद्योगिकरण अलोकतांत्रिक दीनदयाल जी मानते हैं। पूंजीवाद व समाजवाद के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद को उपाध्याय जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गलत मानते हैं। इन दोनों ने ही स्वयं सेवी क्षेत्र सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर का गला घोटा है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वयंसेवी क्षेत्र का विकास करना। इसके लिए विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जरूरी है। राजनीतिक शक्ति का प्रजा में विकेंद्रीकरण करके जिस प्रकार शासन की संस्था का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार आर्थिक शक्ति का भी प्रजा के में केंद्रीकरण करके अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं संचालन होना चाहिए। राजनीतिक प्रजातंत्र में व्यक्ति की अपनी रचनात्मक क्षमता को व्यक्त होने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रजातंत्र में भी व्यक्ति की क्षमता को कुचलकर रख देने का नहीं, अपितु उसको व्यक्त होने का पूरा अवसर प्रत्येक अवस्था में मिलना चाहिए। राजनीति में व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को जिस प्रकार तानाशाही नष्ट करती है, उसी प्रकार अर्थनीति में
व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को भारी पैमाने पर किया गया औद्योगिकरण नष्ट करता है। इसलिए तानाशाही की भांति ऐसा औद्योगिकरण भी वर्जनीय है, ऐसा दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं। यंत्र चालित औद्योगिकरण की मर्यादा को स्पष्ट करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समीकरण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक को काम का सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो सम वितरण की दिशा सुनिश्चित हो जाती है और हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिकरण का उद्देश्य मानकर चलना गलत है। इस सिद्धांत को गणित के सूत्र पर यूं रख सकते हैं, ज गुणे क गुणे य बराबर ई। यह उनका सूत्र है। यहाँ ज जन का परिचायक है, क कर्म की अवस्था और व्यवस्था का परिचायक है, यह यंत्र का और ई समाज की प्रभावी इच्छा का इच्छित संकल्प का द्योतक है। ई तथा ज तो सुनिश्चित है, ई और ज के अनुपात में क तथा य को सुनिश्चित करना है। लेकिन औद्योगिकरण लक्ष्य होने पर यह सबको नियंत्रित करता है। यह के अनुपात में जन की छटनी होती है। यह के अनुपात में ई को भी यंत्रों के अति उत्पादन का अनुसरण करना पड़ता है, जो कि सर्वथा अवांछनीय है। ज की छटनी कर देने वाली कोई भी अर्थव्यवस्था अलोकतांत्रिक है। ई को नियंत्रित करने वाली अर्थव्यवस्था तानाशाही है। अतः ज तथा ई के नियंत्रण में क तथा य का नियोजन होना चाहिए। वही लोकतांत्रिक एवं मानवीय अर्थव्यवस्था कही जा सकती है। बड़े उद्योगों के उत्पादन के केंद्रीकरण के कारण तथा मांग व पूर्ति पर यंत्रवाद के हावी हो जाने के कारण बड़े उद्योग तानाशाही प्रवृत्ति वाले व अमानवीय हो जाते हैं। उपाध्याय ने अपने साहित्य में इस विषय पर बड़ा विशद विवेचन किया है। उसको हम विभिन्न बिंदुओं पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 1, भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था से असंबद्ध होने के कारण इन्हें आरोपित करना होगा, इससे समाज की समरसता भंग होगी। दूसरा, स्वतंत्र उत्पादक शिल्पी के पूरक नहीं बल्कि प्रतिकूल है, अतः अवांछनीय है। तीसरा, ये प्रत्येक काम के लक्ष्य के भी प्रतिकूल है, प्रौद्योगिक बेरोजगारी बढ़ाते हैं, ये पूंजी प्रधान है, अतः यह भारत के सामान्य उद्योजक व उत्पादक के सामर्थ्य के बाहर है। ये पूंजी प्रधान है, अतः यह भारत के सामान्य उद्योजक और उत्पादक के सामर्थ्य से बाहर है। इनकी आयात निर्भरता बहुत है, फलतः ये हमारे भुगतान संतुलन पर भारी बोझ डालते हैं। ये देश में उपलब्ध प्रबंध व श्रमिक प्रशिक्षण के साथ मेल नहीं खाते। वे श्रमिक को कुटुंब, कुल, जाति और ग्राम सभा से उच्छिन्न कर एक नवीन, कृत्रिम, बोझिल, मानव मूल्य विरहित वातावरण में खड़ा कर देते हैं। इस वातावरण में मानव मजदूर भर रह जाता है, उसके शेष सभी मूल्यों का विनाश हो जाता है। वह अपने व्यक्तित्व का विकास करने के स्थान पर विकृतियों का शिकार बनता है। भारत की संस्कृति का उनसे मेल नहीं खाता। 8वां, इनका बहुत सामाजिक मूल्य चुकाना पड़ता है। नगरीकरण या शहरीकरण के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य, आवास आदि की भारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनकी उत्पादन व प्रबंधशाली जटिल है, जो अशुभ फलदायी भी नहीं, लगाई गई पूंजी का गुणक प्रभाव भी कम रहता है। कृषि का विकट संबंध न होने से दोनों के बीच शोषणकारी व जटिल दलाल निकायों का जन्म होता है। औद्योगिक श्रम संगठन और नियमों की आज की स्थिति ने भारत में श्रम को महंगा उत्तरदायी बनाया है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन रही है
जहां औद्योगिक पूंजी व श्रम मिलकर उपभोक्ता का शोषण कर सकेंगे, दीनदयाल का मानना है। हमारी श्रम प्रधान कृषि से मजदूरों को हटाकर शहरों में ले आने से कृषि पर प्रतिकूल परिणाम होगा। संख्या व गुण दोनों से ही ग्राम पिछड़ेगा, ग्राम की वर्चस्वता। जिन परिस्थितियों में पश्चिम के देशों ने बड़े उद्योगों की स्थापना की थी, वे आज हमें उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास उपनिवेशों के विस्तृत बाजार थे, जहां वे पक्का माल बिना किसी प्रतियोगिता के बेच सकते थे तथा कच्चा माल तथा खाद्य सस्ते भाव पर खरीद सकते थे। मजदूरों को कम तनख्वाह पर रखकर भारी मात्रा में पूंजी संचय कर सकते थे। इस पर भी उन्हें विकास के 150 वर्ष लगे। एक स्थान पर केंद्रित होने अथवा स्थानीयकरण की प्रवृत्ति के कारण इसमें सर्वदेशिक या विस्तृत विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में संगठित उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों का 66% बंगाल, बंबई और मद्रास में है। देश के कुल कुछ भागों का विकास शेष में असंतोष उत्पन्न कर एकता और राष्ट्रीयता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बड़े उद्योगों के परिणाम स्वरूप ऐसी शक्तिशाली आर्थिक गुट तैयार हो जाते हैं जो देश की राजनीति पर भी कब्जा कर बैठते हैं। बड़े उद्योग भयानक विषमता का सृजन कर समाज में वर्ग संघर्ष की स्थितियों का निर्माण करते हैं। इन सबके अलावा बड़े उद्योगों का और खतरनाक पक्ष है, विदेशी पूंजी निवेशकों से सहज ही उसकी दोस्ती हो जाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी पूंजी को बहुत अमंगलकारी मानते हैं। उनका मत है, दीनदयाल जी का मत है कि हमारे देश को विदेशी पूंजी के बल पर औद्योगिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी के राजनीतिक अथवा धार्मिक प्रभाव भी अशुभ होते हैं। विदेशी पूंजी का विनियोग स्वदेशी श्रम का शोषण करता है। बड़े उद्योग व विदेशी पूंजी का विनियोग हमारे यहाँ पश्चिमी प्रकार के शोषणवादी पूंजीवाद को उत्पन्न करेगा। पूंजीवाद के सभी दोषों का हमारे समाज में प्रवेश हमारी सामाजिक संस्कृति के लिए विषैला होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इस बात को गलत मानते थे कि दोषपूर्ण बुनियाद पर खड़े पूंजीवाद व समाजवाद के सिद्धांत के नाम पर नव स्वतंत्र विकासशील देशों में अपनाने की होड़ लगी हुई है, परंतु उनके अनुसार पुस्तकीय सिद्धांतों की बजाय सामाजिक व्यवहारिकता को इस संदर्भ में अपनी नीति का आधार बनाया जाना चाहिए। आर्थिक व उत्पादकीय सत्ता का केंद्रीकरण सामाजिक व वैयक्तिक स्वातंत्र्य का शत्रु है। हमें पश्चिम के गला काटी अनुभव से कुछ सिखाकर आधे कदम बढ़ाना चाहिए। दीनदयाल आगे कहते हैं कि भारी एवं आरोपित औद्योगिकरण के विरुद्ध होते हुए भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ औद्योगिकरण के विकास के समर्थक हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों ने वाणिज्य, शिल्प एवं उद्योग के बारे में लिखा है कि उन्हें अपरमात्रिक होना चाहिए। किन्हीं आवश्यक वस्तुओं के लिए उन्हें दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। हाँ, देश के उद्धृत माल को बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपभोग होना चाहिए। अपरमात्रिक अर्थात स्वावलंबन से कुछ अधिक उत्पादन करने वाली उद्योग नीति हमें अपनानी चाहिए। उद्योग नीति की अवांछनीयता निष्कर्ष है, हम किसको काम देने में सहायक हों।
उत्पादन के केंद्रीयकरण के बजाय विकेंद्रीकरण में सहायक हो। उसका विकास पारंपरिक उत्पादक कारीगर व शिल्प के औजारों के आधार पर हो। वह भारत की कृषि व ग्राम व्यवस्था की पूरक हो। वह ग्रामों से प्रतिभा पलायन न होने दे और ग्रामों का उद्योग अपरमात्रिक हो। उसका स्वरूप मानव मूल्यों के प्रति घातक प्रभाव वाला न हो। जन श्रम प्रधान उद्योग नीति हो, यंत्र प्रधान न हो। जन श्रम के सहायक के रूप में मशीनों का यथायोग्य विकास हो। मुफ्त मुनाफाखोरी व एकाधिकार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए दीनदयाल उपाध्याय निम्न उपाय सुझाते हैं। कौन कौन से उपाय सुझाते हैं? निगम व्यवस्था, दूसरा संसदीय नियंत्रण, तीसरा प्रबंध में श्रमिकों का सहभाग तथा चौथा विकेंद्रीकरण की आर्थिक आयोजना। वांछित उद्योग नीति के विकास की चुनौती का सामना करने के विषय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एम.एस. ठक्कर को उद्धृत करते हैं। ठक्कर ने मद्रास में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सभापति पद से बोलते हुए कहा था, अभी तक हमने बाहर के देशों से स्फूर्ति ली है। हमने मशीनों, कारखानों, तज्ञों तथा कारीगरों का आयात किया है। शायद यह उन परिस्थितियों में आवश्यक रहा हो। परिणाम यह हुआ कि भारत में जो बड़े यांत्रिक उद्योग स्थापित हुए वे दूसरों की नकल भर हैं। देसी आविष्कारकों पर विकसित उद्योग कदाचित ही आपको मिलेंगे। हमें पश्चिम से बड़ी उदारता से सहायता मिलेगी। हम ज्ञान, विज्ञान एवं सौहार्द को जहाँ से भी वह मिलेगा लेंगे, किंतु प्रत्येक पुष्प से मधु लेकर भी शहद में परिवर्तन करने वाली मधुमक्षिका के भांति हमें संपूर्ण प्राप्त सहायता को अपनी आवश्यकता व लक्ष्यों के अनुरूप ढालकर देश में औद्योगिकरण के ऐसे ढांचे का विकास करना होगा जिससे हम अपना कह सकें। भारत में हमें अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था को अपना कहने की आदत डालनी चाहिए और अपना कहने का संस्कार डेवलप करना चाहिए। आखिर में भारत कब तक दूसरों के जिजीविषा पर जिए? हम इतने करोड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? यह बात दीनदयाल जी उठाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनुष्य तत्व पर मशीनों के हावी हो जाने के विरोधी हैं। उत्पादन के केंद्रीकरण की प्रकृति वाले मशीनीकरण के वे विरोधी हैं। लेकिन मानव श्रम को सुगम करने वाले तथा अपरमात्रिक उत्पादन करने वाले सहयोगी यंत्र के वे समर्थक हैं। उनका मत है कि जहां एक ओर मशीन से के श्रद्धालु भक्त हैं तो दूसरी ओर कट्टर दुश्मन भी मौजूद है। एक मशीन के अभिनवीकरण के अभाव को ही भारत की गरीबी का कारण मानकर चलते हैं तो दूसरे अभिनवीकरण और यंत्रीकरण को ही देश के विनाश के लिए जिम्मेदार भी मानते हैं। वास्तव में मशीन न तो मनुष्य का शत्रु है न तो मित्र है। यह एक साधन है तथा उसकी उपादेयता समाज की शक्तियों को क्रिया प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। मशीनीकरण के संदर्भ में पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके लिए तर्क भी प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम से जो मशीनें हमें मिलती हैं वे उन देशों द्वारा पिछली कई शताब्दियों में विकसित की गई। उनका मानकीकरण करके वे आज बाजार में बेच रहे हैं। हम उन्हें खरीदते हैं किंतु यह भूल जाते हैं कि वे एक लंबे आर्थिक विकास का कारण नहीं, उसके परिणाम स्वरूप हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यंत्रारोपण के बजाय यंत्रों के स्वदेशानुकूल विकास के पक्षपाती हैं। हमें छोटे व कुटीर उद्योगों के संचालन
एवं अपने शिल्पियों तथा कारीगरों के सहयोग के लिए आधुनिकतम सुलभ यंत्र चाहिए। पूंजीपतियों को उत्पादन का एकाधिकारी बनाने वाले यंत्र हमारी अर्थव्यवस्था के शत्रु हैं। दीनदयाल कहते हैं कि हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही नहीं अपितु हमारे सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन मूल्यों के पोषक नहीं तो कम से कम अवरोधी अवश्य होने चाहिए। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय न तो मशीन के भक्त हैं न विरोधी। वे मशीन को समाज एवं अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होने देना चाहते। जब समाज एवं अर्थव्यवस्था का मशीन पर मशीन हावी हो जाती है तो केंद्रीकरण का दोष आता है। केंद्रीकरण से पूंजीवाद समाजवाद की दोषपूर्ण क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अतः एक तनावपूर्ण असहज प्रक्रिया से विवेकपूर्ण बचने के लिए वे पुरजोर आग्रह करते हैं कि हमें विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, स्वविकसित लघु मशीन के संयोजन की दिशा में प्रवृत्ति होना चाहिए। इस प्रकार दीनदयाल ने अपने अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ाने पर अपनी बात की और उसके आगे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का क्या उनका विचार है, इसको मैं कल आपके सामने रखूँगा।